मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को मेरे YouTube चैनल अक्षय सॉल्यूशन क्लासेस पे सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज नए सेशन की ओर चलेंगे जिसमें 10th क्लास के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 10th क्लास में नहीं बल्कि कंपटीशन क्लास में भी इसका पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आते रहता है, तो हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे ताकि हम इसको बेहतर ढंग से सीख सकें। तो चलिए, आप लोग जानते भी होंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जब 2011 में एग्जाम हुआ था ना टीईटी का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तभी हमको पता था, हम मार दिए थे कोशिश। बताइए, कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, बताइए तो आप सब, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बोलिए, जानते हैं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए, यहाँ पहला ऑप्शन है सोन, दूसरा है पुनपुन, तीसरा है कोसी, चौथा है गंगा। जल्दी बताइए, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक नदी, तो आप लोग जानते होंगे बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। आंसर सही क्या हो जाएगा? कोसी नदी। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। एक और सीखना है क्वेश्चन, कोसी नदी को टेढ़ी मेरी नदी भी कहा जाता है। कोसी को कौन सा नदी कहा जाता है? टेढ़ी मेरी। पूछेगा कि टेढ़ी मेरी नदी कौन सी होती है, तो टेढ़ी और मेढ़ी नदी पूछा था। टेढ़ी मेरी नदी कौन सी है, तो क्या बोलेंगे? कोसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिहार का शोक नदी भी कोसी है और टेढ़ी मेरी भी नदी कोसी है। और एक तो फेमस डायलॉग है, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। तो बिहार में बहार है, बिहार में बाढ़ भी है। तो बिहार में बाढ़ भी किस नदी का कारण आता है? जल्दी बोलिए, बिहार में बाढ़ किस नदी का कारण आता है? तो बोलिएगा कोसी नदी का कारण। देखिए, 3 क्वेश्चन हो रहा है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाएगा? कोसी। टेढ़ी मेरी नदी किसे कहा जाएगा? कोसी। बिहार में बाढ़ पानी किस नदी का कारण आता है? तो कोसी नदी। ये क्वेश्चन और आता है एग्जाम में। बताइए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है? देखिए, जैसे ऊपर में नक्शा होता है ना, उत्तर और नीचे क्या हो गया? दक्षिण हो गया। इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? पूरब। इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? जल्दी बोलिए। उत्तर। उत्तर कैसा क्षेत्र होता है जी? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। तो बिहार में उत्तर कौन सा क्षेत्र होता है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। और दक्षिण कौन सा क्षेत्र होता है जी? याद रखिएगा, सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र होता है। तो अभी एक सभी क्वेश्चन पूछेगा, बता दीजिएगा, बिहार में बाढ़ प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? तो क्या बोलेंगे? उत्तर। और सुखाड़ प्रभावित कौन क्षेत्र है? दक्षिण। तो एक हमको बहुत फेमस एक है, संसद में भाषण देने क्रम में उन्होंने बताया था, उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, जो बीच में बचा बिहार उसमें नरसंहार है, यही हमारा बिहार है। तो बिहार की परिभाषा दिया था कि बिहार में थोड़ी सी कुछ समस्या है और इसको बेहतर करने की जरूरत है। उत्तर में क्या होता है? बाढ़ आता है। दक्षिण में क्या होता है? सुखाड़ होता है। तो याद रखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक बार पुनः देखते हैं। बिहार का शोक नदी, जल्दी बोलिए। कोसी। टेढ़ी मेढ़ी नदी कोसी। बाढ़ लाने वाले नदी कोसी। समझ में आ गया सब? और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन होता है बिहार में? उत्तर। सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? दक्षिण। याद रहेगा ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलते हैं। जल्दी बताइएगा, देखिए कितना अच्छा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जानते हैं जी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ये डायलॉग है। उसका है क्या? पंक्ति, मोटो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो इसका मोटिव होता है जागो ग्राहक जागो। तो याद रखना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ जानते हैं जी? 1986 में पारित हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। जागो ग्राहक जागो। एगो पुलिस भाई है, उसका चैनल को कभी कभी देखते हैं तो आता है, जागो ग्राहक जागो, 1000 का पैसा दो चलान का और रसीद पाओ। मतलब बड़ी अच्छा लगता है। तो जागो ग्राहक जागो भी क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्या है? एक लोगो है, एक पंक्ति। जागो ग्राहक जागो कब पारित किया गया था? 1986 में। याद रखेंगे ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। बताइए, तो आप जानते हैं स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता? आप जानते हैं ना, सोना, सोना गहना जेवर जो पहनने में यूज करते हैं, स्वर्ण आभूषण। तो बोलता उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? जल्दी बोलिए, किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? किसके लिए? सोने की शुद्धता चेक करने के लिए। जल्दी बोलिए, ISI मार्क, हॉल मार्क, एक मार्क, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, कोई जानते हैं कौन सा होगा? याद रखिए, कौन सा मार्क हो जाएगा? हॉल मार्क सही हो जाएगा। स्वर्ण आभूषण शुद्धता किससे मापी जाती है? हॉल मार्क से। सोचिएगा, ISI मार्क क्या? ये भी ISI भारतीय मानक ब्यूरो मार्क है। ये जो कि पाइप वगैरह में देखते होंगे, लोहा वगैरह, स्टील वगैरह में लगाया जाता है ISI मार्क। तार वगैरह में देखते हैं ISI मार्क लगता है।
जो प्रोडक्शन अलग चीज होता है, तार का होता है या कुछ खाद्य प्रोडक्ट में भी लगाया जाता है ISI मार्क। शुद्धता मतलब क्वालिटी, हेलमेट वगैरह में लगता है ISI मार्क, तो वो होता है प्रोडक्शन होता है जो उत्पादन के क्षेत्र में, जो लोहा वगैरह में देखते होंगे ISI मार्क रहता है, कुकर वगैरह में ISI मार्क रहता है, तो वो दूसरा है। और सोने की शुद्धता किस मापा जाता है? हॉल मार्क में। एक देखेंगे एग मार्क, किसान भाइयों का उत्पादन जो होता है ना, उसके सामान वगैरह में कुछ लगाया जाता है एग मार्क। किसान भाइयों के लिए कौन सा मार्क लगाया जाता है? एग मार्क लगाया जाता है। तो याद रहेगा, फिर एक बार समझ लेते हैं। स्वर्ण आभूषण शुद्धता के लिए कौन सा मार्क लगाया गया है? तो याद रखेंगे हॉल मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानते हैं जी? जल्दी बोलिए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद का क्या होता है? GDP। GDP जानते हैं जी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बोलता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? जल्दी बोलिए। किसका? विनिर्माण का, औद्योगिक का, सेवा क्षेत्र का, कृषि का। जल्दी बोलिए कौन सा आंसर होगा? तो भारत में सबसे ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद का जो योगदान है सर्वाधिक, वो किसका है जी? कृषि का। कृषि जानते हैं ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कृषि को क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ जानते हैं जी? रीढ़ कहा जाता है। किसको रीढ़ कहा जाता है जी? कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। ये भी याद रखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे कहा जाता है? कृषि। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का उत्पाद है? किस क्षेत्र का योगदान है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान है? तो क्या याद रखेंगे? कृषि। ये कोई और याद रखें, कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आ गया, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? जल्दी बोलिए, कोई जानते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी, रुपये पैसे के मामले में फेमस होता है, फाइनेंस में जानते हैं ना जी, निर्मला सीतारमण। तो वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? जल्दी बोलिए। तमिलनाडु, मुंबई, पटना, दिल्ली, किसको कहा वित्तीय राजधानी? याद रखेंगे, किसको कहा जाता है जी वित्तीय राजधानी? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई, जहां जानते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार सब रहते हैं मुंबई में रहता है। सचिन तेंदुलकर सब कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। तो वित्तीय राजधानी किस शहर को माना जाता है? किस नगर को? तो याद रखेंगे, किसको माना जाता है? मुंबई। मुंबई को क्या माना जाता है? वित्तीय राजधानी। बोलेगा वित्तीय राजधानी किस शहर को माना जाता है? तो याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? मुंबई को कैसा राजधानी माना जाता है? वित्तीय राजधानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। देखिए, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? सहकारिता साख समिति कानून जो पारित हुआ, जल्दी बोलिए कब हुआ था? 1919, 1904, 1910 और 1902। तो सहकारिता साख समिति जो लागू हुआ था, कब हुआ था जी? 1904। याद रखना है, सहकारिता साख समिति कब लागू गया था? 1904 ईस्वी को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बड़े अच्छा क्वेश्चन। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? जल्दी बोलिए। ग्रामीण बैंक जानते हैं? ग्रामीण बैंक भी होता है, जैसे SBI बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और केनरा बैंक है। उसी तरह ग्रामीण बैंक भी है। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, श्री रंगराजन। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? श्री रंगराजन। याद रहेगा। ग्रामीण बैंक के संस्थापक, तो एक बार बोलना, श्री रंगराजन। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। आए देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। चलिए देखते हैं क्या दिया है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? जल्दी बोलिए। क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा था, एक बार BPSC में भी पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था? जल्दी बोलिए। प्रोपीसी महालनोबिस ने, श्री राजगोपालचारी ने, दादा भाई नेरोजी ने, डॉक्टर VKRV राय ने। तो किसने लगाया था जी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान? तो क्या बोलेंगे? दादा भाई नेरोजी ने लगाया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नेरोजी ने लगाया। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। देखिए क्वेश्चन को हम डिस्कस बार बार करवाए थे, बहुत बार डिस्कस करवाए, स्पेशल इस पे क्वेश्चन बनाए थे। देखिए, नीति आयोग का गठन कब किया गया है? एक बार बनाए थे क्वेश्चन, मेरा डाला गया है चैनल पे शॉर्ट वीडियो में। नीति आयोग का गठन कब किया गया? देखिए, फरवरी 2018, जनवरी 2016, फरवरी 2017, जनवरी 2005। जल्दी बोलिए। नीति आयोग का गठन किया गया था जनवरी 2018
15 को। इसका नाम पहले क्या था जी? योजना आयोग। क्या नाम था जी? योजना आयोग। याद रहेगा। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। इसी का नाम बदल के जो है मोदी जी रखे थे। कब बदले थे? 17 अगस्त 2014 ईस्वी को बदल दिए थे। योजना आयोग को खंड कर दिया, विघटन कर नए आयोग इसके जगह बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? नीति आयोग। नीति आयोग रखा गया था नाम। योजना आयोग को विघटन कर क्या आयोग रखा गया नाम? नीति आयोग। इसका अध्यक्ष कौन होता जी? याद रखेंगे, इसका अध्यक्ष कौन होता जी? प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होते जी? प्रधानमंत्री। कोई पूछेगा कि योजना आयोग जो बन गया नीति आयोग, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। तो ये है अभी कौन? योजना आयोग के अध्यक्ष, जिसका नाम अब क्या हो गया? नीति आयोग। तो याद रहेगा, नीति आयोग गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 ईस्वी। सही आंसर है। देखिए पूरा डिस्कशन इसमें बता दिया हम, ये पूरा डिटेल डाला गया। चलिए देखिए देते प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? जानते जी, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट होता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुआ था? तो याद रखेंगे, बोलिए। राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। किसके समय हुआ था? बोलिए, याद है? हम बताते हैं आपका आंसर। किसके समय हुआ था? माननीय हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। बड़े अच्छे प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पाया था। इसी के द्वारा एक नारा भी दिया गया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। परमाणु परीक्षण जो किया था अटल बिहारी वाजपेयी एक समय किया गया था, इसलिए नारा दिया था। अटल बिहारी क्या नारा दिया? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जय जवान, जय किसान, यह नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा किसने दिया था जी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसका आंसर भी अटल बिहारी वाजपेयी का। इसका नारा भी याद रखेंगे, क्या बोला था? जय जवान, जय किसान। इतना तो दिया था कौन? ये सब इसी में दिया था। ये कौन दिया था जी? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर, याद रखेंगे, बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। इसमें क्या जोड़ दिया? जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। क्या डाल दिया? जय विज्ञान। ये नारा दिया था कौन जी? माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, भूतपूर्व प्रधानमंत्री पहले रहे थे। इसने क्या नारा? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और जय जवान, जय किसान किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों महान पुरुष में थे, आते थे। चलिए आगे देखें, तो याद रहेगा ना। पूछेगा प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री ने जारी किया था? याद रखेंगे, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? जल्दी बोलिए। 1995, 1975, 1965, 1945। तो हमको तो बराबर याद रहता है। तो WTO का स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया था? 1995 में किया गया था, याद रहेगा। वर्ल्ड व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो है, देखिए बहुत अच्छा। जानते हैं मनरेगा में काम करवाता है। मनरेगा में काम करने की शुरुआत हुई थी, वही पूछता है मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ हुई थी? मनरेगा की शुरुआत हुई कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटक में। जल्दी बोलिए, कहाँ हुआ? याद रहेगा। तो आंध्र प्रदेश में हुआ। मनरेगा की शुरुआत कहां से हुई थी? आंध्र प्रदेश से। अब पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान से। पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान से, याद रहेगा ना। आंध्र प्रदेश का शुरुआत जानते हैं जी? आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था? मनरेगा से बना था, याद रहेगा। मनरेगा की शुरुआत कहां से हुई थी जी? आंध्र प्रदेश से। अब पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राजस्थान। इसका आंसर याद रहेगा ना। इसका आंसर क्या बोलेंगे? 1। चलिए ये बताइए तो कौन बच्चा जानता है? जल्दी बोलिए।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय याद है? जल्दी बोलिए। वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, रोम, पेरिस। जल्दी बोलिए कहाँ होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय पता है? चलिए हम बताते हैं कहाँ है। जेनेवा में हुआ। कहाँ हुआ जी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। याद रहेगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। इस आपको VVI क्वेश्चन बताया जा रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। कहां स्थापित किया गया था? पहली जूट मिल, मतलब जूट मिल जानते हैं कटिहारों में जूट मिल, जो कि अब बंद हो गया। तो पहली स्थापित कहां हुआ था? जल्दी बोलिए। दिल्ली में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, पटना में हुआ था, मुंबई में। तो कहां हुआ था? जल्दी बोलिए। तो कोलकाता, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता जानते जी, पहले लंदन कहा जाता था। कलकत्ता हमारा बहुत डेवलप था। पहली राजधानी जो होती थी, अभी जो दिल्ली है भारत की राजधानी, पहले भारत की राजधानी कहां हुआ करता था जी? कलकत्ता हुआ करता था। 1912 ईस्वी में कलकत्ता को क्या कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया राजधानी। तो पहली राजधानी जो था हम सबका पहले कलकत्ता, वहीं पे क्या लगाया गया था जी? पहली जूट मिल। याद रहेगा? तो पूछेगा पहली जूट मिल कहां लगाया गया? तो याद रखेंगे कहां बोलेंगे? कोलकाता में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, जल्दी बोलिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत याद रखना है। प्राचीन, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? जानते हैं? जल्दी बोलिए। प्राचीनतम कोयले की खान, जल्दी बोलिए। कोरवा, झरिया, धनबाद, रानीगंज। कहां है? कहां है पहली कारखाना? बताइए। भारत के प्राचीन सबसे पुराना कोयले कारखाना, तो याद रखें कहां है जी? रानीगंज में है। कहां है? रानीगंज में। सबसे पुराना कोयले कारखाना कहां पे? तो रानीगंज। याद रहेगा कहां पे है जी? रानीगंज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? जल्दी बोलिए। मोपला विद्रोह जानते कहां हुआ था? मोपला विद्रोह जल्दी बोलिए। बंगाल में, केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? याद रखना है। कहां हुआ था जी? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? याद रखना है। तो क्या बोलेंगे? केरल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है मोपला विद्रोह आ जाता है। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? बोल देंगे कहां हुआ था? केरल में हुआ था। देखिए बहुत आदमी को कंफ्यूजन होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? जल्दी बोलिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? याद रखना है मासिन राम में होता है। कहां पे होता है सर्वाधिक वर्षा? तो मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। भारत का किस जगह सर्वाधिक वर्षा होता है? याद रखें कहां पे होता है? मासिन राम में होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी अच्छा है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? जल्दी बोलिए। तो क्या होगा? पीट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। तो किस प्रकार का कोयला पाया जाता है भारत में? तो याद रखना है कैसा पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार कोयला पाया जाता है? याद रहेगा कैसा पाया जाता है? बिटुमिनस। तो क्या बोलेंगे? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। चलिए हाई बताइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन बता सकता है बच्चा? सब बताइए, जानते होंगे। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जल्दी बोलिए। कौन सा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला? जल्दी। वैशाली, पटना, पूर्णिया, औरंगाबाद। तो याद रखेंगे क्या बोलेंगे? अपना पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है जी? पटना। यहीं पर सब लोग जाके बसता है, यहीं पैसा कमाता है ज्यादा, यहीं पे ज्यादा जो है कि जनसंख्या का घनत्व है। सब लोग, हर आदमी को पटना जाना ही पड़ता, कभी ना कभी जाता ही। और ज्यादातर जनसंख्या वहां पे सबसे बिजी शहर भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय, नया नहीं है, अनवीकरणीय है, नया नहीं है। हम बताए थे ट्रिक। अनवीकरणीय मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बोल देंगे क्या? जीवाश्म ईंधन। ये क्या है? अनवीकरणीय, नया नहीं रहेगा, सब दिन पुराना हो जाएगा। और जो सब दिन नया रहता है, एक टाइप का रहता है। सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन विद्युत कभी खत्म नहीं होता। अनवीकरणीय संसाधन कौन सा हो जाएगा? तो डायरेक्ट बोल देंगे क्या? जीवाश्म ईंधन। नवीकरणीय बोल देगा जो हमेशा नया रहेगा, जैसे पवन ऊर्जा बने, जल ऊर्जा बने, सौर ऊर्जा बने, हमेशा एकदम चकाचक रहता है, तो उसको क्या बनते हैं? नवीकरणीय। और नवीकरणीय किसको मानेंगे? तो जीवाश्म ईंधन को। और नवीकरणीय संसाधन कौन सा? जीवाश्म ईंधन। चलिए देखते हैं। हाई बताइए। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन? जल्दी बोलिए। कैलाश सत्यार्थी, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे, मेघा पाटेकर। तो कौन थे जी चिपको आंदोलन के? सब बच्चा जानता, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल
बहुगुना जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किसका संकेंद्रीकरण बढ़ा है, जल्दी बोलिए। बिहार में अति जल दोहन से किसका संकेंद्रीकरण बढ़ा है, याद रखें किसका संकेंद्रीकरण बढ़ा है, आर्सेनिक का। किसका संकेंद्रीकरण बढ़ा है, आर्सेनिक का, याद रहेगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है, तो क्या बोलेंगे, आर्सेनिक का। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, है देखिए ये भी क्वेश्चन बराबर आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना था, बोलिए सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना था, जानते होंगे आप सब, खान अब्दुल खान गफ्फार को। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना था जी, सीमांत गांधी। बहुत बार क्वेश्चन पे आता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना था, सीमांत गांधी के नाम से जाना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, है देखिए काउंट काबुर है ना, काउंट काबुर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पे नियुक्त किया था, किस पद पे नियुक्त किया था, बताते जी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सचिव, सेनापति, किस पे नियुक्त किया था, जल्दी बोलिए तो, बोलते। चलिए देखिए किस पे नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री, पढ़े थे ना, बताए भी थे। विक्टर इमैनुअल को जो है काउंट काबुर ने क्या बनाया था, काउंट काबुर को जो है विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वियतनाम का एकीकरण हुआ था, जल्दी बोलिए, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, याद रखिए, किसी को याद है, चलिए बताइए तो, 1970, 1979, 1980, 1975, याद रखेंगे। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, 1975 में हुआ था वियतनाम का एकीकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और 5 क्वेश्चन है, बताएंगे। चलिए, हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था, जल्दी बोलिए। हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी, याद रखिएगा, पुर्तगाली था। हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था, पुर्तगाली, सबको याद ही रहता है। हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था, याद रखेंगे क्या, पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, है देखिए, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था, समाजवादी पढ़े ना, समाजवादी देश कौन, जल्दी बोलिए। भारत, फ्रांस, रूस और जर्मनी, कौन सा था, याद रखेंगे, कौन सा था, रूस था। रूस पहला समाजवादी देश था, पहली समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू किया था ज्यादा रूस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है देखिए, बताए थे ना, चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, जल्दी बोलिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, जानते हैं जी, 1922 में हुआ था जी, चौरी चौरा हत्याकांड। और सहयोग आंदोलन के क्रम में ही कौन सा कांड हो गया था, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। कहां जी, कहां हुआ था, यूपी में हुआ था। यूपी जानते हैं जी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां के जैन मुख्यमंत्री बाबा है, बाबा योगी आदित्यनाथ बाबा, यही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं पे हुआ था क्या, चौरी चौरा हत्याकांड। किस आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के। असहयोग आंदोलन जब हो रहा था ना, उसी के आंदोलन के दौरान पुलिस कर्मियों से क्या हो गया था, मुठभेड़ हो गया था, आपसी बातचीत में विवाद हो गया था, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों ने आंदोलनकारियों पे गोली चला दी थी, जिससे कुछ लोग मर गए थे। और उसी में से आक्रोशित लोगों ने थाने को घेर कर थाने में आग लगा दिया, जिससे लगभग 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल गए थे, मर गए थे। उसी का नाम है क्या, चौरी चौरा हत्याकांड। चूंकि यह कहां पे हुआ था, चौरी चौरा जगह पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया चौरी चौरा हत्याकांड। तो कब हुआ था जी, 1922 में। कहां हुआ था जी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन आंदोलन का नेतृत्व हो रहा था, असहयोग। इसी कांड के बाद महात्मा जी ने असहयोग आंदोलन क्या ले लिया था, वापस ले, अब नहीं करेंगे असहयोग आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन कौन सा आंदोलन था, अहिंसा। कैसा आंदोलन था, अहिंसा। किस में परिवर्तित हो गया जी, हिंसा में परिवर्तित हो गया था, इसीलिए इस आंदोलन क्या ले लिया जी, वापस ले लिया था। याद रहेगा ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगा। चलिए बताइए तो, यही लास्ट एक 29 है, इसके बाद 30 बताएंगे। जेनेवा संधि कब हुई थी, जल्दी बोलिए, जेनेवा संधि कब हुआ था, याद रहेगा, 1985, 1952, 1950, 1954। बहुत बच्चा याद है। जेनेवा संधि कब हुआ था जी, 1954 को, याद रखना है। चलिए चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, जल्दी बोलिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, जल्दी बोलिए। बच्चा सब जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हम जो है नहीं बताएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में देना, ताकि हम सीखेंगे कि बच्चा पढ़ा है कि नहीं, तो बताना है।
स्वभिनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत, स्वभिनय विज्ञान आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? हम इसका आंसर जो है ना कल आपको जब नेक्स्ट पढ़ाएंगे ना 31 से आगे 30 से आगे 31वां क्वेश्चन तब बताएंगे। और जो बच्चा जानते हैं, जो बच्चा होशियार है, जानते हैं, अभी तक वीडियो देखे हैं, तो बताएंगे कि स्वभिनय विज्ञान आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। हम नहीं बताएंगे आपको, आपको आंसर कमेंट में बताना है। सब बच्चा बता सकता है कौन थे वायसराय। चलिए यहीं तक, कल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आपको 30 से आगे कुछ इंपॉर्टेंट एसएसटी के सवाल बता रहे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्वेश्चन यहीं से आएगा, पढ़ो कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, मेरा मेन मोटिव होता है। तो आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।